हेलो, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बच्चों, आज मैं जो आपके लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर, वो है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। वीडियो लंबी अवश्य होगी, लेकिन अगर आप उसे शुरू से और लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको जितनी भी सर्वनाम से संबंधित आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे वो सब आपका दूर हो जाएगा। तो आप इसे शुरू से और लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, मैंने इसमें 2 वाक्य लिखे हैं आपके। पहला वाक्य आपका है, अक्षत ने अपनी बहन से कहा, मुझे आज मेरे मित्र को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी ओर से बधाई देनी है। देखिए, एक साधारण सा वाक्य है और इसका अर्थ स्पष्ट है कि अक्षत नाम का एक बच्चा है, वो अपनी बहन से कह रहा है कि मुझे आज अपने मित्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसे अपनी ओर से बधाई देनी है। अर्थ स्पष्ट है। और वहीं देखिए हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। अक्षत ने अक्षत की बहन से कहा, अक्षत आज अक्षत के मित्र को अक्षत के मित्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अक्षत की ओर से बधाई देगा। अब इसका कुछ भी अर्थ आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है स्पष्ट नहीं है इसमें अर्थ, है ना। और ये स्पष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है जो अक्षत शब्द है, इस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी वो शब्द बार बार आया। और ये अक्षत शब्द क्या है? ये है आपका संज्ञा। क्या है ये? संज्ञा है। अब इस वाक्य में देखिए, संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। एक कितनी बार हुई है देखते हैं, काउंट करते हैं। 2, 3, 4, 5 और देखिए 6 बार। संज्ञा शब्द की 6 बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए हमको इसका अर्थ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें देखिए हमारी जो है, ये देखिए अक्षत ने अपनी, ठीक है, और मुझे, मेरे, उसके, जो ये शब्द हैं बच्चों, ये आए हैं संज्ञा के स्थान पर। जैसे अक्षत ने अक्षत की बहन यानी अपनी बहन, अक्षत की बहन यानी अपनी बहन। तो इसमें अपनी, मुझे, अक्षत का मित्र यानी मुझे, किसके मित्र को? अपने मित्र को, तो यानी मुझे, ठीक है। और इसमें जो अपनी, मुझे, मेरे, उसके जो ये शब्द आए हैं, ये शब्द हैं आपके सर्वनाम। ये शब्द क्या है? आपके सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम की हमारी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, अब देखिए ये संज्ञाएं हैं, ये संज्ञा के स्थान पर ये जो शब्द आए हैं, अपनी, मुझे, मेरे, उसके, ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते। देखो ये अक्षत, ये तो हमारा शुरू में तो अक्षत रहेगा, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो है जितनी बार एक बार संज्ञा आएगी, बार बार रिपीट नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम बच्चों देखो 2 शब्दों से मिलकर के बनाए। क्या है ये? देखिए सर्व और प्लस नाम। सर्व यानी सबका, सबका नाम, ठीक है, सबका नाम। तो सर्वनाम यानी सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब आपके अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि हम सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम आगे सर्वनाम के बारे में कुछ विशिष्ट बातों को जानेंगे, कुछ विशेष बातों को जानेंगे कि सर्वनामों का प्रयोग हम क्यों करते हैं। सर्वनामों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि उससे जो है वाक्य हमारे, आपने देखा जैसे 2 वाक्य आपने पढ़े थे, सर्वनामों के प्रयोग से वाक्य सुंदर बनते हैं, उनमें एक प्रवाह आता है, ठीक है, प्रभावशाली बनते हैं उससे वाक्य, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम जो शब्द हैं वे संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति को रोकते हैं। देखिए सर्वनाम शब्दों का, सर्वनाम से संबंधित विशेष बातें हैं। ये हमारी सर्वनाम से संबंधित विशेष बातें, इन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों। विशेष बातें क्या हैं? ये बातें हमारी
पहला है कि सर्वनाम भाषा को सुंदर बनाते हैं, सुंदर और प्रभावी बनाते हैं, प्रभावी बनाते आपने देखा ऊपर दो वाक्यों के माध्यम से कि किस तरीके से सर्वनाम का जब हमने प्रयोग किया तो साधारण सा वाक्य भी सुंदर लगने लगा, और जो नीचे हम उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो भाषा भी सुंदर होती है और प्रभावी भी बनाते हैं सर्वनाम। दूसरा है सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्यों, कैसे पुनरावृत्ति को रोकते हैं? जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था, बार बार अक्षत 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 आ रहा था, फिर उसकी जगह में हमने किसका यूज किया? उसकी जगह में हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, तो सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आता है कि सर्वनाम शब्दों का रूप, ठीक है, सर्वनाम जो शब्द है उनका रूप लिंग परिवर्तन के कारण नहीं बदलता है। जो सर्वनाम हमारे शब्द हैं उनका रूप लिंग परिवर्तन के कारण नहीं बदलता। अब इसका मैं देखिए आपको उदाहरण देकर के समझाती हूँ। उदाहरण देखिए, जैसे हम कहते हैं लिंग कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में हमारे 2 लिंग होते हैं। तो उदाहरण है जैसे वह पढ़ रहा है, तो ये क्या है हमारा? पुल्लिंग, ठीक है। और वह पढ़ रही है, स्त्रीलिंग। तो यहां देखिए आपका जैसे उदाहरण है, वह पढ़ रहा है पुल्लिंग और वह पढ़ रही है स्त्रीलिंग। देखिए लिंग अलग अलग है, लिंग परिवर्तन है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, लेकिन आपका जो सर्वनाम शब्द है वो दोनों में वह ही है। देखिए इनका रूप नहीं बदला है, पुल्लिंग में भी वह है और स्त्रीलिंग में भी वह है, ठीक है। अब देखिए हम इसके बाद देखते हैं, तीसरा हो गया हमारा ये। अब हम चौथा उदाहरण देखते हैं। इसमें चौथी हमारी विशिष्ट बात क्या है कि चौथी जो हमारी विशिष्ट बात है वो है वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है। अब इसका देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण अब इसका है, देखिए जैसे वचन कितने होते हैं बच्चों? एक वचन और बहुवचन, 2 होते हैं ना। और संस्कृत में आपके इसी तरीके से 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं। तो वह खाना खा रहा है, ये कैसा वाक्य है? ये है एक वचन, एक, इसमें कौन सा वचन है? एक वचन, ठीक है। और वे खाना खा रहे हैं, ये क्या है? हमारा बहुवचन, बहुवचन। तो इसमें देखिए ये हमारा क्या है? सर्वनाम। वह, एक वचन में वह है और बहुवचन में क्या हो गया?
वे हो गए। तो वचन और कारक के कारक का मैं आपको अगले उसमें समझा दूंगी। वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तित होता है। अब देखिए सर्वनाम शब्द बदल गए, एक वचन में वह हो गया वह खाना खा रहा है, और बहुवचन में हो गया हमारे वे खाना खा रहे हैं। तो वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तित होता है। अब बच्चों देखिए कुछ गलती बच्चे अधिकांश करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। जैसे आपका है मैं, तुम और हमें, ये सर्वनाम शब्द हैं। क्या है? मैं, तुम और हम। ठीक है, ये क्या है? आपके सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें को परसर्ग लगा देते हैं, को परसर्ग लगा देते हैं, और इनका जो है क्या बना देते हैं, मुझको। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, मुझको, तुमको, हमको, जबकि ये क्या है, व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं ये। मैं, तुम, हम सर्वनाम शब्दों को परसर्ग लगा देते हैं शब्दों में। इसमें है मैं, तुम और हम सर्वनाम ठीक है बच्चों, मैं, तुम, हम सर्वनाम शब्दों को परसर्ग लगा देते हैं, जैसे मुझको, तुमको और हमको। तो ये तो हो जाता है अशुद्ध। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए शुद्ध होता है मुझे। क्या होगा? मुझे, तुम्हें और हमें। ठीक है, ये शुद्ध हैं। ये क्या है? ये आपके सही है, ये हैं आपके शुद्ध। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए आप, उदाहरण जैसे आप कहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं या लिखते हैं, मुझको जगह जगह घूमना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ मुझको की जगह आ जाएगा मुझे। मुझे जगह जगह घूमना, जगह जगह घूमना पसंद है। ठीक है, या जैसे आप ऐसे कर सकते हो, ये हो गया। ठीक है, या एक उदाहरण ऐसे देखिए कि ज़्यादातर क्या कहते हैं, तुमको तुम्हारी माताजी बुला रही है, बुला रही हैं। जबकि शुद्ध क्या होगा बच्चों? तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी माताजी बुला रही हैं। ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। तो देखिए आइंदा जब भी आप लिखें या पढ़ें तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मुझको नहीं होता, मुझे, तुम्हें और हमें होता है। आप लोग उसमें को परसर्ग लगा देते हैं और ये सब अशुद्ध हो जाता है, व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध होता है। तो बच्चों ये तो आपका हो गया सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चों सर्वनाम के वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, अब देखिए सर्वनाम के बच्चों वैसे तो दो भेद होते हैं। एक होता है, पहला होता है इसका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हो गया।
अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर भी सर्वनाम के फिर दो भेद होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होते हैं उत्पत्ति के आधार पर मूल सर्वनाम, और दूसरा होता है आपका यौगिक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के भेद, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उसके भी फिर दो भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी इसके दो भेद होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब हम पहले देखेंगे मूल सर्वनाम किसे कहते हैं। मूल सर्वनाम बच्चों हमारे होते हैं 11 सर्वनाम हमारे होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या हमारी 11 होती है, और ये है हमारा मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कुछ, एवं कोई। ये बच्चों हमारे ये मूल सर्वनाम कहलाते हैं। ये इनकी संख्या हमारी 11 होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक आपकी आ जाती है कोई, कौन। ठीक है, देखिए हो गए आपके 11। एक, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कुछ, कोई और कौन, ये आपके मूल सर्वनाम हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला हमारा आता है मूल सर्वनाम, वे हमारे, इनकी संख्या हमारी 11 होती है। उसके बाद आता है हमारा यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम दूसरा हमारा होता है, दूसरा है हमारा यौगिक सर्वनाम। अब देखिए हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर पहले तो होते हैं मूल सर्वनाम, इनको मैंने बताया था आपको कि 11 होते हैं। अब आता है आपका यौगिक सर्वनाम, हम किन्हें कहते हैं। मूल सर्वनामों के साथ जब मूल सर्वनाम का लिंग, वचन या कारक के कारण मूल सर्वनामों पर प्रभाव पड़ता है, तो उसमें जो प्रभाव उसका पड़ता है उससे बनते हैं हमारे यौगिक सर्वनाम। यानी यौगिक यानी योग यानी जुड़ना। तो जब मूल सर्वनामों के साथ वचन, लिंग और कारक जुड़ जाते हैं तो उससे उन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण उनमें जो बदलाव आता है, वो कहलाते हैं यौगिक सर्वनाम। अब बच्चों अब दूसरा आता है हमारा, देखिए उत्पत्ति के आधार पर हमारा हो गया मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा, एक तो उत्पत्ति के आधार पर बताया मैंने आपको पहला, दूसरा आता है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर होते हैं सर्वनाम के 6 भेद। अब पहला हमारा होता है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम, ठीक है, जब पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाला या बोलने वाला, सुनने वाले या पढ़ने वाले अथवा किसी अन्य के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, कहने या बोलने वाला, लिखने या पढ़ने वाले के अलावा किसी अन्य के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमारे 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक
वाचक सर्वनाम। देखिए अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है बोलने या लिखने वाला, बोलने या लिखने वाला जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, स्वयं के लिए, ठीक है, प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके ये शब्द, सर्वनाम शब्द कौन है, क्या है ये, जैसे क्या है ये, मैं, मैंने, हम, हमारा या हम आदि। ठीक है, देखिए अब जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने इसकी क्या परिभाषा बताई आपको, जैसे बोलने या लिखने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोल रही हूं ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, तो ये मैं शब्द किसके लिए उपयोग कर रही हूं, मैं अपने लिए कर रही हूं। या मैंने आज बहुत सुंदर मूवी देखी, ठीक है, या मैंने आज बहुत सुंदर चित्र बनाया या पेंटिंग बनाई, तो ये शब्द मैं किसके लिए यूज कर रही हूं, अपने लिए कर रही हूं, है ना। तो मैं क्या हुई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या कहने वाला, बोलने या कहने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ने या सुनने वाले के लिए करता है, पढ़ने या सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं उन्हें, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये शब्द क्या है, ये शब्द हैं जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें या आप आदि, आप आदि। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं बोल रही हूं, ठीक है, मैं बोलने वाली हुई और आप क्या है, सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो मैं जैसे आपसे कहूं कि जैसे आपकी समझ में आया या नहीं आया, या आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो गए, आप हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और मैं क्या हूं, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा आएगा, तीसरा आता है हमारा तीसरा हमारा आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जब कहने वाला या बोलने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले को छोड़कर, कहने वाला या बोलने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले को छोड़कर किसी अन्य के बारे में जो शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, वह, वे, ठीक है, उन्होंने, उस या उन्हें आदि। ठीक है, जैसे हम कहें कि वह बाजार जा रहा है, उन्होंने खाना खा लिया, ठीक है, इस तरीके से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आपका ये तो देखिए क्लियर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा नंबर आता है हमारा, दूसरा जो हमारा सर्वनाम है वो क्या है, निश्चय वाचक सर्वनाम। पहला तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब देखिए इसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए आए, जो सर्वनाम ठीक है किसी निश्चित वस्तु स्थान या व्यक्ति के लिए आए, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। अब जैसे वह मेरी पुस्तक है, ये पहला उदाहरण। ये दूसरा, ये पिताजी के कागज हैं। देखिए जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु स्थान या व्यक्ति के लिए आए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी पुस्तक है, ये निश्चित है कि वह मेरी पुस्तक है, ठीक है, या यह मेरी कलम है, तो निश्चित है, पता है हमको कि ये मेरी ही है, ठीक है। ये पिताजी के कागज है, हमें पक्का पता है, हम श्योर हैं कि ये हमारे पिताजी के ही, मेरे पिताजी के ही कागज है, तो उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है इसके बाद हमारा तीसरा आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दो हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। दूसरा, हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, हमें पता नहीं है कि दरवाजे पर कोई है, हम जानते नहीं है, और हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तो इसमें क्या है, कोई और आपका किसी, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। ये शब्द क्या है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए हमारा चौथा आता है, इसको हम अब इरेज कर देते हैं।
तीन तो देखिए आप हमारे हो गए सर्वनाम। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 6 होते हैं ना सर्वनाम, तो 3 तो हमारे हो गए। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा सर्वनाम हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ, व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो। प्रश्न का बोध हो, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। अब जैसे उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उदाहरण के तौर पे देखिए, दूध में क्या गिर गया? क्या गिर गया? अब ये है बच्चों देखिए अप्राणीवाचक। ठीक है, अभी आपको समझाती हूँ क्या होता है अप्राणीवाचक। और दूसरा है उदाहरण हमारा, दूसरा हम लेते हैं, मुझे किसने पुकारा? मुझे किसने पुकारा? ये है आपका प्राणीवाचक, प्राणीवाचक। देखिए मुझे किसने, अब इसमें है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर में दूध में क्या गिर गया, ये है हमारा अप्राणीवाचक। इसमें अप्राणीवाचक में बच्चों क्या है कि इसमें जैसे जो भी आपकी निर्जीव वस्तुएं होती है उनके बारे में प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या गिर गया, इसमें ये कोई प्राणी नहीं है। और मुझे किसने पुकारा, ये हमारे प्राणीवाचक हैं। प्राणीवाचक में हमारा आता है सर्वनाम हमारे कौन, किसे, किसने। ठीक है, प्राणीवाचक में आता है हमारा कौन, किसे और किसने, और अप्राणीवाचक में आता है हमारा क्या। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा हमारा हो गया ये, अब आता है हमारा पांचवा। पांचवा सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है? एक घटना का जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु घटना का किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या घटना से संबंध
से संबंध ज्ञात हो, यानी पता चले, ठीक है, ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए, इसमें एक घटना का जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु घटना का किसी अन्य व्यक्ति वस्तु घटना से संबंध ज्ञात होता है, उसे कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा हम करेंगे उसके अनुसार हमको उसका वैसा ही फल मिलेगा। तो ये दो घटनाएं जोड़ रही हैं आपस में कि जैसा हम करेंगे उसके अनुरूप हमको वैसा ही फल मिलेगा। अब आपका आता है छठा और लास्ट सर्वनाम, हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, या लेखक यानी लिखने वाला, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये निजवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे अपने आप या आपका स्वयं या स्वतः, ठीक है। उदाहरण के तौर पर है आपका मैं स्वयं घर आ जाऊंगा, या दूसरा ले लीजिए, मैं आप ही पढ़ लूंगा। तो बच्चों देखा आपने कि हमारे कितने होते हैं? 6 हमारे प्रयोग व व्याकरण के आधार पर हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम और सबसे लास्ट में आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।